हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लस्टर क्लासेस। एमपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एमपी में अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी गवर्नमेंट तक बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। चाहे जितनी मेहनत कर लो, जितनी मशक्कत कर लो, अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत कर दिया है या फिर कुछ उनसे गलती हो चुकी है, उसको सुधारने के लिए आपको एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाएगा। ये है एमपी की सबसे बड़ी दिक्कत। अब हुआ क्या है कि एमपी में जो वर्ग एक की वैकेंसी आई हैं उसमें बहुत ही कम सीटों की संख्या देखने को मिली। अब वहाँ पे अपन अगर सोचें कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उससे पहले से भी लगे हुए हैं लोग, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप क्या करते हैं कि आप दो दो एग्ज़ाम देते हैं, सारी की सारी चीज़ें करते हैं, और सब कुछ होने के बावजूद आपको मालूम पड़े कि एक कड़वी सच्चाई, जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर ऐसा आपको मालूम पड़े कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ में हुई हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो एक मैं सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसको आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर सारी पोस्ट इंक्रीज हो जाए और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हम चलते हैं रियल फैक्ट पे। सरकार सुन नहीं रही है किसी की भी। तो अगर पोस्ट इंक्रीज नहीं होंगी तो हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या सरकार के द्वारा दिया गया है, वो समझ लेते हैं। अब देखते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो एमपी में ना, इसे समझने से पहले आपको एमपी का रिजर्वेशन सिस्टम समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन सिस्टम बहुत ही बेकार है एमपी का। अगर आप देखोगे तो जो टॉपर है उनके लिए कोई जगह नहीं है एमपी में। तो अगर मैं बात करूं झारखंड की, झारखंड में रिजर्वेशन सिस्टम है जहाँ पर 60% तक आरक्षण है और 40% ओपन सीट्स हैं, वहाँ पे कोई भी फाइट कर सकता है। ऐसे ही बिहार में, जितनी भी अदर स्टेट हैं, सब जगह देखने को मिलता है। लेकिन एमपी में क्या है, एमपी में जो वर्टिकल आरक्षण है, वर्टिकल दो आरक्षण होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल आरक्षण की जो आपकी वो है, वो टोटल 73% है। अगर आप देखेंगे तो 73%, मतलब ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया है, एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 27%। अब 73% सीट्स जो हैं आरक्षित हैं, उसके अलावा जो सीट्स बचती हैं वो 27% बचती हैं। अब इस आरक्षण के ऊपर भी एक और आरक्षण लगाया गया है। जो 27% सीट बची हैं उसके ऊपर भी एक आरक्षण है और इनके ऊपर भी आरक्षण है। अब वो देखते हैं कैसे है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, जो जितने भी एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 10% सीटें सरकार ने फिक्स कर दी है, जो कि हर सरकार में लगभग होती हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ सीटें निकाली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर 10% फिक्स है कि आपने कहीं अगर किसी इंस्टीट्यूट में काम किया है, कहीं कुछ किया है, तो आपको ये सीटें देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं बात करता हूँ गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए भी 50% का कोटा लगता है। अब अगर अपन इसको पूरा समझें, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। लेट सपोज कोई एक एग्जाम निकला जिसमें 100 सीट हैं, ठीक है। तो 100 सीट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे नॉर्मल जो होती हैं वो 90% है और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% सीटें हैं। ये नॉर्मल आरक्षण बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें अभी मैंने गेस्ट और नॉन गेस्ट नहीं डाला है, जो कि अपने एमपी का स्ट्रक्चर है। तो अगर 100 सीटें आती हैं तो मैन को केवल 12 सीटें मिलेंगी अनरिजर्व में, वुमेन को 12 सीटें, उसके बाद एक्स सर्विस मैन में मैन को 2 और 1 सीटें। इस प्रकार से 27 सीटें अपन को अनरिजर्व में अलॉटेड है, ठीक है। उसके अलावा फिर ईडब्ल्यूएस में 10 सीटें मिलेंगी, 10% आरक्षण, और 27 सीटें फिर उसमें ओबीसी में 16 और 20 एससी एसटी में। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि सर इन सीटों का आने का कोई इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें सारी की सारी सीटें अगर आप देखोगे ना तो मतलब फंसी हुई सीटें हैं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। जैसे ईडब्ल्यूएस हुआ, ये हुआ, तो इसमें आप ओपन सीटें देख रहे हैं तो केवल 5, 12, 7, 9, और इसमें भी ये चीज़ नहीं है कि ये वुमेन के लिए फिक्स हैं। अब जैसे वुमेन अगर कोई टॉपर होगी तो वुमेन यहाँ भी आ सकती है। अब ये मैन वुमेन नहीं है, इनको ये मैन वुमेन नहीं बोलते, इनको ओपन सीट्स बोलते हैं। अगर इसमें मैन होता ना खाली कि मैन के लिए फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये मैन नहीं है, ये मैन नहीं होता है। मैन लिख के मैंने इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये मैन नहीं होता, ये ओपन सीट्स होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई वुमेन टॉपर है तो वो यहाँ पे आ सकती है, बाकी वो अपना कोटा भी ले सकती है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टॉपर लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उनको नंबर लाने में। तो 100 सीटों पे मात्र अपन को बहुत ही कम ओपन सीट्स देखने को मिलती हैं, जो कि जिसकी संख्या होती है 12 मात्र, जिसमें अदर स्टेट भी फाइट करेंगे, सारी चीज़ें, मतलब 88% सीटें ब्लॉक्ड हो चुकी हैं एक तरीके से देखेंगे आप। तो अगर 1000 सीटें आई हैं तो आप खुद ही सोच लीजिए 120 सीटों पे ही ओपन लोग फाइट कर पाएंगे। अब आप यहाँ से एक क्राइटेरिया बनाएं, इसको अगर समझ में आ गया हो आपको, और फिर आप देखें कि आप टॉपर हैं या फिर आप जो भी हैं या अपने कोटे से भी हैं, तो भी आपका कितना चांस बनता है उस सीट को लेके, ठीक है।
SC ST सबके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, OBC SC ST EWS सबके बारे में। अब ये तो हो गया नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं, जैसे पटवारी हुआ, सारे के सारे एग्जाम। अपना जो एग्जाम हुआ है उसमें गेस्ट और नॉन गेस्ट कोटा भी लगा दिया गया है, क्योंकि गेस्ट टीचर बहुत सारे रखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली 25% सीटें गेस्ट टीचर के लिए भी फिक्स कर दी गई हैं। तो अब ये जो सीटें बची हैं ना, इसमें से भी 25% सीटें अलग कर लीजिए जो कि गेस्ट टीचर के लिए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी सीटें हाथ में आएंगी। मतलब अगर 100 सीटें आ रही हैं तो EWS के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए मात्र 5 सीटें, और जो महिला कैंडिडेट होंगी उनकी 4 सीटें आएंगी जब 100 सीटें आ रही हैं। और एक्स सर्विसमैन कोई होगा तो उसके लिए 1 सीट और 0 सीट ऐसे आएंगी। अब आपको समझ में आ गया ये सारी की सारी चीज़ें। अब अपन चलते हैं सीट्स हैं कितनी एक्चुअल में, अगर ये समझ में आ गया है तो सीट्स समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका रोस्टर में आप देख सकते हैं। अभी इसमें एक आरक्षण और भी है, लेकिन उसको अपन लोग इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको अपने वाले में वहीं की वहीं कंसीडर किया जाता है, जिसको 6% आरक्षण बोलते हैं, जो कि अपना उनके लिए होता है, विकलांग बंधुओं के लिए, मतलब जो अपने हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट उस पर, सीट्स एक्चुअल में है कितनी, तो वो तो देखें। तो एक्चुअल में जो सीट्स आई है ना, जो कि बैकलॉग नहीं है उसमें, उसकी अगर आप संख्या देखोगे ना तो बहुत कम है। क्योंकि इसमें अगर मैं खाली इन्हीं की बताऊं, इनका परसेंटेज बताता हूं आपको। जैसे कॉमर्स की सीट है, कॉमर्स की सीट में टोटल 514 सीट आई हैं। तो 514 सीट्स में थे, मैं जानता हूँ 514 सीट में से आपकी 254 सीट जो है वो नई है और 260 सीटें बैकलॉग की हैं। इसमें अपन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इसमें खाली मतलब अपन लोग जो पुराने बच्चे हैं, जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, SC ST के लिए ये सारी सीटें ब्लॉक थी पहले से। और SC ST का क्या होता है कि मतलब इसमें जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए या तो फिर आप एग्जाम मत रखो, अगर उनको सीट एक्चुअल में आपको अलॉट करनी है तो इनका कट ऑफ कम कर दो। जिसमें ये बच्चे नहीं पास हो पा रहे हैं तो उनके लिए आपने प्री में इनके लिए अगर 50 और इसमें 40 रखा है, तो इसको आप हटा के इनके लिए 30 और 20 कर दोगे ना, तो ये लोग सिलेक्ट होके आ जाएंगे इसमें, इनको भी मौका मिलेगा। सरकार का सीधा सीधा नियम है कि अगर आपने ये पात्रता परीक्षा पास नहीं करी है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये सीट अपनी खराब हो गई। तो ऐसे करते करते अगर आप देखोगे ना तो 254 में से, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर टेबल बताई थी, बहुत कम सीटें अपने हाथ में आ रही हैं। ऐसे ही सारे उनका हिसाब किताब है, और जिसमें भी आपने बैकलॉग पूरा का पूरा रख दिया। अब आप सोचें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि हर उसमें जो एग्ज़ाम देने वालों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं जानता हूँ कुछ ऐसे वो हैं जिसमें एग्ज़ाम देने वालों की संख्या मान के चलो आप, जैसे कॉमर्स का जानता हूँ मैं, तो कॉमर्स में अप्रॉक्स 2700 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लास्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 2700 में से अगर मान के चलें आप 1300 लोग भी फेल हुए हैं, 1300 लोग फेल हुए हैं, 1400 लोग पास हुए हैं। ठीक है, और 1400 लोग पास हुए, 1400 लोगों में से फिर लोग सिलेक्ट होके आएंगे, ऐसा होगा। तो अब इसमें से भी कितने लोग सिलेक्ट होंगे, क्योंकि सीट्स ओनली 254 है, और 254 में भी मैंने आपको पूरा अभी डिस्ट्रीब्यूशन बताया। ओपन सीट्स मात्र 24 हैं, और गेस्ट में जो सीट्स हैं ओपन, वो शायद 11 या 12 सीट्स हैं जो उसमें गेस्ट में। आप ये पकड़ लीजिए। अब अगर इतना अपने साथ में वो हो रहा है, गेस्ट में शायद इतनी भी नहीं है मेरे हिसाब से, गेस्ट में शायद 8% है, इसका केवल 25% हो, 8 या 9 सीटें हैं। तो इतना बुरा हाल है ओपन कोटे का, जिसमें टॉपर आते हैं। तो टॉपर जो लोग होंगे वो वहाँ पे सीट पूरी की पूरी ले जाएंगे, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, चाहे किसी से भी कुछ भी हो। उसके बाद में कुछ सीट्स बचती हैं जो अपने अपने कोटे की बचती हैं, और उसमें भी बहुत कम सीटों की संख्या हाथ में आ रही है। तो आप अगर बहुत ही पढ़ने में अच्छे हैं, क्योंकि ये सब जो 1400 पास हुए हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे तभी पास हुए हैं, सीधी सी बात है। और पास हुए हैं तो मतलब इनके नंबर भी अच्छे आए होंगे, किसी किसी के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। अब जैसे टोटल मान के चलो आप अगर 80+ लाने वालों की संख्या है 20 तो होगी, 70+ लाने वालों की संख्या 120 तो होगी, 60+ लाने वालों की संख्या 250 तो होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे ही करके सारी की सारी सीटें, अगर ये टॉपर ही टॉपर कंसीडर किए जाते तब भी इनकी सीटें भर जाती हैं पूरी की पूरी। तो मेरा ये कहना है कि इतने कंपटीशन के बावजूद, कंपटीशन भी बोल सकते हो आप या कुछ भी बोल सकते हो, और इतने आरक्षण के बावजूद आपको कौन सी सीटें आपके हाथ में आने वाली हैं, मुझे बस इतना बताएं। जबकि इतना बैकलॉग पड़ा हुआ है, इतना बैकलॉग है सीटों में, और इतनी सारी की सारी चीज़ें हैं, तो कौन सी सीटें अपने हाथ में आएंगी। तो इसी चीज़ को लेके सरकार को बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सरकार को बार बार बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप हम लोगों की मदद करो, सीट्स की संख्या सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है उसमें।
अब सरकार बोलती है कि 18,764 जो पद हैं उनको हम लोग भरने जा रहे हैं वर्ग एक का, और उसमें से आधे पद आपके 50% भरे जाएंगे प्रमोशन से, और आधे भरे जाएंगे आपके इससे। चलो आप आधे पद तो भरते कम से कम प्रमोशन से, अब उसके बाद में आधे पद आप भरने जा रहे हो, तो उसमें से आधे पद होते हैं 8,720 का आपने रोस्टर निकाला है, उसमें से भी आपने बैकलॉग का जो सीट्स डाली हैं, उसमें भी SC ST की जो सीट्स हैं वो सारी की सारी सीट्स हैं, उसको आपने इस कोटे में लेके आए नहीं है आप कि न्यू सीट्स में, इतनी न्यू सीट्स भी होती तो भी आदमी को कुछ ना कुछ मिल जाता। तो मतलब अगर आप टॉप 100 में आ रहे हो, टॉप 20 में आ रहे हो, टॉप मतलब 30 में आ रहे हो, तभी आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अपने कोटे से भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि OBC कोटे से भी आपको टॉप 20 में नाम लाना पड़ेगा, तब आप सिलेक्ट होगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपन को समझना चाहिए कि कितना कठिन है, इन्होंने कितना कठिन क्राइटेरिया बना रखा है पास होने के लिए। तो अगर अपन लोग लगे रहेंगे तो शायद अपनी सीट्स की संख्या है अगर बढ़ जाती है, क्योंकि यही 100 सीट्स अगर आई हैं, अपनी 254 सीट्स आई हैं, अगर यही 4 गुना कर दी जाएँ तो 100 सीट्स हो जाएंगी ओपन में, और भी OBC में भी इतनी सीट्स होंगी। तो अलग अलग कोटे में जब सीट्स बढ़ जाएंगी तो लोग जो पास हुए हैं वो लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी अब सरकार के ऊपर है, जब इतना बोलने के बाद भी सरकार के जू नहीं रेंग रही है या कुछ सुनने को कोई रेडी नहीं है। जितने मंत्रियों को, विधायकों को, सबको अपन ने ज्ञापन दिया, सब लोग कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे बहुत अच्छी, लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो बहुत सोचने वाली बात है। तो इसी पॉइंट के साथ में आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने लेवल पर जितना हो सके कोशिश करें कि आपकी सीट्स बढ़ जाएं, नहीं तो कोई चांस नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हार्ड है, और उसमें अगर आप सोच रहे हो कि आपकी एक सीट है तो आप रिजल्ट का वेट भी फालतू ही में कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में। इसके साथ ही मैं इसको आप समअप करता हूँ। अपना ख्याल रखें और सीट्स बढ़वाते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए बाय।